हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के जो सेकंड लेक्चर है हमारा, जो चैप्टर 1 है क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट के बारे में। हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि भाई ट्रस्ट का क्लासिफिकेशन क्या था, प्राइवेट और पब्लिक ट्रस्ट के बारे में बात कर चुके हैं। आज भी क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट में हम उस पॉइंट को फिर से कवर करने वाले हैं। उसके बाद में इसेंशियल्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ट्रस्ट होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट में जो भी इंपॉर्टेंट इसेंशियल्स है, ड्राफ्टिंग कैसे क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, सब कुछ हम इस लेक्चर में आज कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मेरा लेक्चर कैसा लगा और उसका कंटेंट कैसा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हम लोग आज कवर करने वाले हैं हमारे लेक्चर में सबसे पहले कि ट्रस्ट क्या होता है, कुछ की डेफिनेशंस है कि ट्रस्टर, ट्रस्टी क्या है, बेनिफिशियरीज क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, जो मैं बोल चुकी हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैं बात कवर किया है मैंने, लेकिन इस लेक्चर में भी हम बात करेंगे उसकी। फिर इसेंशियल्स क्या है फॉर द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, इसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है 1882 के इंडियन ट्रस्ट एक्ट के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद प्रोसेस क्या है क्रिएटिंग ऑफ अ ट्रस्ट, फिर ड्राफ्टिंग होगी, कैसे एग्जीक्यूशन, फिर एक्सेप्टेंस बाय द ट्रस्टीज, ट्रांसफर होगा प्रॉपर्टी जो भी ट्रस्ट का है, फिर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी ट्रस्टी की, उसके बारे में बात करेंगे। टर्मिनेशन कैसे क्या होगा ट्रस्ट का, फिर कुछ लैंडमार्क केसेस है उसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कंक्लूजन की। तो इस लेक्चर को मैं दो पार्ट्स में कवर करूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आज बात करूंगी यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्टी, यहाँ तक का आज का कवर करने वाली हूँ, और सेकंड पार्ट में मैं कवर करूंगी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ट्रस्टी, उसके बाद टर्मिनेशन कैसे क्या होगा ट्रस्ट का, लैंडमार्क केसेस और कंक्लूजन। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है भाई, देखिए जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 है ना, वो की लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है गवर्निंग प्राइवेट ट्रस्ट इन इंडिया। अब क्या है कि ट्रस्ट दो तरीके के हैं हमारे यहाँ पे, क्या है, प्राइवेट ट्रस्ट है और पब्लिक ट्रस्ट है। पब्लिक ट्रस्ट मतलब होल पब्लिक के लिए या होल पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई ट्रस्ट का क्रिएशन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई ये जो ट्रस्ट है वो क्या है, पब्लिक ट्रस्ट है। क्यों पब्लिक ट्रस्ट है? क्योंकि ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए है। उसके बाद में अगर हम बात करें जो हमारा प्राइवेट ट्रस्ट है, तो यहाँ पे जो बेनिफिशियरीज होते हैं ना, वो एक कुछ लिमिटेड होते हैं, कुछ फिक्स्ड बेनिफिशियरीज होते हैं। जिस ट्रस्ट का क्रिएशन होता है वो किसी मतलब एक फिक्स्ड बेनिफिशियरीज के लिए किया जाता है। दिस एक्ट, ये जो एक्ट है ना, वो लिस्ट डाउन करता है कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर द क्रिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट इन इंडिया। ये जो एक्ट है वो क्या करता है, कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ वो बताता है कि भाई जो भी ट्रस्ट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, कैसे क्रिएशन होगा, क्या प्रोसीजर है उसकी, इन सब चीजों के बारे में ही क्या बताता है वो। इट हेल्प्स रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रस्टर, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरीज, ensuring the trust function effectively to achieve their intended person। जो भी पर्पस के लिए हमारा जो प्राइवेट ट्रस्ट का क्रिएशन हुआ है उसको क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि भाई प्रॉपर फंक्शन हो रहा है कि नहीं, जो ट्रस्टी है वो उसी के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो ट्रस्टर है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो बेनिफिशियरीज है उसकी जो ड्यूटीज है, लाइबिलिटीज है, जो भी चीजें हैं उसको प्रॉपर वो कर रहा है कि नहीं, उसको उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो इन सब चीजों पर प्रॉपर कौन कौन सा लॉ गवर्न करता है, हमारा प्राइवेट ट्रस्ट एक्ट जो है 1882 का, वो गवर्न करता है, वो ध्यान देता है इन सब चीजों पे। ट्रस्ट प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, एस्टेट प्लानिंग, चैरिटेबल एंडेवर्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रस्ट का मीनिंग क्या है। जो सेक्शन 3 है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 का, वो बताता है, वो डिफाइन करता है कि भाई ट्रस्ट होता क्या है। तो अगर देखें, रिफर्स टू एन इक्विटेबल ऑब्लिगेशन अटैच टू द ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। दिस ऑब्लिगेशन रिक्वायर्स द ट्रस्टी टू मैनेज द trust property for the benefit of the beneficiaries or for any purpose deemed lawful by the truster. The relationship between the truster and the beneficiary is fiduciary, meaning that the trustee must act in the best interest of beneficiaries while managing the trust property। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है तो देख लीजिएगा। चलिए इसका मतलब समझते हैं सबसे पहले कि भाई ट्रस्ट क्या है। यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन है, समझ लीजिए ए है, ठीक है, उन्होंने उनकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी से एक बेनिफिशियरीज हैं कुछ, जिनको क्या करेंगे उस प्रॉपर्टी से। अब बेनिफिशियरीज क्या है, इनकैपेबल है, मान लो अनसाउंड माइंड है,
या 18 से लेस है, मतलब अभी माइनर है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो बेनिफिशियरीज जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको होल्ड नहीं कर सकते। तो क्या किया जाता है, जो ए है वो एक बी अपॉइंट करते हैं ट्रस्टर, और एक जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं कि इस प्रॉपर्टी को आप मैनेज कीजिए, और यहाँ से जो भी बेनिफिट होगा, जो भी कैपिटल आएगा, जो भी मनी आएगा, वो क्या करेंगे, आप जो ये बेनिफिशियरीज है यानी जो माइनर है उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए, जो भी बेसिक नीड्स है उसके लिए आप यूज करेंगे। तो ये क्या हुआ, प्राइवेट ट्रस्ट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ए पर्सन ने अपॉइंट किया दूसरे पर्सन को कि भाई ये जो है ये क्या करेगा, इन सबके बेनिफिट के लिए काम करेगा। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होता है, एक तरह का कॉन्फिडेंट रिलेशनशिप होता है, जहां पे जो दूसरा पर्सन है, मतलब जो पर्सन है वो क्या करता है, भरोसा करता है एक दूसरे पर्सन पे कि ये मेरे बेनिफिट के लिए काम करेगा या मेरे हित के लिए काम करेगा। तो वो रिलेशनशिप क्या कहलाता है, फ्यूडिशरी रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर यही बात हो रही कि जो ट्रस्ट है एक तरह का कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, जो एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर करता है कि ये जो है, ये जो पर्सन है वो मेरे बेनिफिट के लिए काम करेगा, मतलब इस प्रॉपर्टी से जो भी मनी, जो भी कैपिटल आएगा वो जो है वो मेरे बेनिफिट के लिए यूज करेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं की डेफिनेशंस में। तो कुछ की डेफिनेशंस है इस लेक्चर के इस एक्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन सा है, ट्रस्टर। भाई ट्रस्टर क्या है, ट्रस्टर को अगर हम देखें तो ऑथर ऑफ द ट्रस्ट भी बोलते हैं। जो ट्रस्ट को क्रिएट करता है, जो ऑथर है ट्रस्ट का, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रस्टर। वो जो पर्सन, जो कि अब ये क्या है, ये जो पर्सन है वो कैपेबल होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए ट्रस्ट को क्रिएट करने के लिए। जो इंडिविजुअल ऑफन क्रिएट्स द ट्रस्ट बाय ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी टू द ट्रस्टी। ये वही पर्सन है जो कि क्रिएट करता है ट्रस्ट और ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी टू द ट्रस्टी। उसके बाद ट्रस्टी कौन है, ट्रस्टी वही पर्सन है जो कि ट्रस्टर के बिहाफ पे, मतलब ये जो प्रॉपर्टी जिसको ट्रांसफर की गई है बेनिफिशियरीज के बिहाफ पर, क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उसकी प्रॉपर देखभाल करता है, तो वो क्या होता है, ट्रस्टी हो जाता है। Individual or entity who holds and manages the trust property for the benefit of the beneficiaries। उसके बाद आ जाता है बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज कौन है, ऐसे पर्सन जिसके लिए ट्रस्ट का क्रिएशन हुआ है, जिनके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट का क्रिएशन हुआ है, तो वो कौन होता है, बेनिफिशियरीज होता है। द पर्सन और अ ग्रुप for whom the trust has been created and who are entitled to the benefits of the trust property। मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। इसके बाद आता है ट्रस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रस्ट फॉर विच, जो कि मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। ट्रस्ट का जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रस्ट प्रॉपर्टी। वो मूवेबल भी हो सकती है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रस्ट। अब जो ट्रस्ट है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, मतलब वो जो ट्रस्ट है, अ डॉक्यूमेंट ऑफन रिटन दैट क्लियरली आउटलाइंस द टर्म्स, पर्पस एंड ऑपरेशन ऑफ द ट्रस्ट। तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ, मतलब कोई डीड है, उसमें क्या किया गया है, उसमें प्रॉपर दिया गया होगा कि भाई किस लिए ट्रस्ट का क्रिएशन हुआ है, कंडीशंस क्या है, मतलब ऑपरेट कैसे किया जाएगा ट्रस्ट। तो ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रस्ट हो जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, जिसमें बताया गया है कि जो हमारे ट्रस्ट हैं वो दो तरह से क्लासिफाइड है। कौन से होते हैं, पब्लिक ट्रस्ट होता है और प्राइवेट ट्रस्ट होता है। पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है, जो भी होल ग्रुप ऑफ पर्संस, ये होल ग्रुप ऑफ पीपल्स हुए जिनके वेलफेयर के लिए किसी ट्रस्ट का क्रिएशन किया गया है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है, जैसे कोई चैरिटेबल, रिलीजियस या एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए किसी ट्रस्ट का क्रिएशन हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ग्रुप ऑफ पर्संस है जिनके बेनिफिट के लिए उस ट्रस्ट का क्रिएशन किया गया है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जाम्पल देके आपको समझाया था कि एक अमीर इंसान है जो कि चाहते हैं कि ये कुछ बच्चे हैं जो कि अनएजुकेटेड हैं और गरीब हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पढ़ाई के लिए उतना पैसा नहीं है कि वो पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर पाए। तो ये जो पर्सन है दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है एज अ ट्रस्टी, और एक कॉलेज या स्कूल में जो भी जैसा उसका कैपिटल जो भी आता है, तो उससे क्या करते हैं, वो ये जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए उस ट्रस्ट का, उस कैपिटल का यूज करते हैं। तो ये एक एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि पब्लिक ट्रस्ट का क्या मतलब रहता है। ये क्या करता है, एक होल ग्रुप को कवर करता है जिनको जरूरत, मतलब जरूरतमंद इंसानों की मदद करते हैं ये ट्रस्ट। उसके बाद पब्लिक चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट आर नॉट कवर्ड बाय द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है वो सिर्फ प्राइवेट ट्रस्ट को कवर करता है, ना कि पब्लिक ट्रस्ट को कवर करता है। जो पब्लिक ट्रस्ट है वो गवर्न होता है हमारे यहाँ पे चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920 से। ये जो
ट्रस्ट है वो गवर्न किया जाता है। उसके बाद आते हैं प्राइवेट ट्रस्ट के बारे में। प्राइवेट ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ वन और मोर स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और एंटिटीज। यहाँ पे क्या होता है, कोई ग्रुप ऑफ पर्संस नहीं होते, यहाँ पे स्पेसिफिक रहता है कि ये बेनिफिशियरीज हैं, इनको ही इस चीज से बेनिफिट मिलेगा। ये जो ट्रस्ट का क्रिएशन हो रहा है उसमें क्या होगा, जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें प्रॉपर नाम रहेगा, जो भी डीड रहेगी उसमें नाम रहेगा कि इसमें जो बेनिफिशियरीज हैं वो कौन कौन है, तो वही उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से बेनिफिट पा सकते हैं और किसी को भी उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस ट्रस्ट कैन बी एस्टेब्लिश फॉर द पर्सनल पर्पसेस सच एज मैनेजिंग द फैमिली वेल्थ, सेफगार्डिंग प्रॉपर्टी फॉर फ्यूचर जनरेशंस और इंश्योरिंग वेलबींग ऑफ अ फैमिली मेंबर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि भाई इसेंशियल्स क्या है। अगर हम क्रिएट कर रहे हैं कोई ट्रस्ट तो उसके इसेंशियल्स क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट होना चाहिए। अगर हम किसी ट्रस्ट का क्रिएशन कर रहे हैं तो ट्रस्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक ऑथर तो होना चाहिए। कौन होगा, ट्रस्टर होना चाहिए, जिसका इच्छा होनी चाहिए कि भाई मुझे ट्रस्ट का क्रिएशन करना है। तो सबसे पहला इसेंशियल कौन है, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। जो ट्रस्ट है कैन बी कॉम्पिटेंट टू क्रिएट अ ट्रस्ट। सेक्शन 7 जो है वो ऑथर ऑफ द ट्रस्ट की बात करता है। एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो पर्सन कोई भी पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट है टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 10 में दे रखा है कि कौन कौन होता है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो वही सारे इसेंशियल्स यहाँ पे आ जाएंगे। अंडर इंडियन लॉ कैन क्रिएट अ ट्रस्ट। दिस मीन्स दैट द इंडिविजुअल मस्ट बी साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड समझ में आता होगा सबको। नॉट अ माइनर, मतलब 18+ होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, किसी भी लॉ के द्वारा वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। एडिशनली कंपनीज एंड अदर लीगल एंटिटीज कैन ऑल्सो क्रिएट द ट्रस्ट प्रोवाइडेड बाय द कॉम्प्लाई विद द लॉ गवर्निंग देयर एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन। यहाँ पे कोई भी कंपनी या कोई भी लीगल एंटिटी जो है वो भी क्रिएट कर सकती है ट्रस्ट, प्रोवाइडेड दे कॉम्प्लाई विद द लॉ गवर्निंग देयर एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन। मतलब ये जो है कॉम्प्लाई होना चाहिए किससे, लॉ जो भी गवर्निंग है उससे कॉम्प्लाई होना चाहिए, मतलब उसके हिसाब से ही उसका एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। ठीक है, ऑथर समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट एसेंशियल की बात करते हैं हम लोग। तो दूसरा होता है कि ऑथर तो आ गया, अब उसका इंटेंशन भी होना चाहिए कि भाई मुझे ट्रस्ट का क्रिएशन करना है। तो जो ट्रस्टर है मस्ट एक्सप्रेस अ क्लियर इंटेंशन टू क्रिएट अ ट्रस्ट। This intention can be indicated through a written document or by actions they demonstrate the commitment to establishing a trust. The intention to create a trust must be unambiguous होना चाहिए, मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उसको ट्रस्ट का क्रिएशन करना है। लिविंग नो रूम फॉर डाउट, मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑथर के बाद में क्या होना चाहिए, ऑथर जो है उसका इंटेंशन होना चाहिए क्रिएट करने का ट्रस्ट। जो ट्रस्ट का क्रिएशन है वो विल के द्वारा हो सकता है, मतलब रिटर्न भी हो सकता है, और वो इंटेंशन को अपना क्या कर सकता है, एक्शन के थ्रू भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है। ठीक है, इंटेंशन मस्ट क्रिएट बस्ट एम्बिग्युअस, अनएम्बिग्युअस होना चाहिए, एम्बिग्युअस नहीं होना चाहिए, मतलब वहां पे डाउट्स नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर क्लियर इंटेंशन उसका दिखना चाहिए कि भाई इसको क्या है, क्रिएट करना है, ट्रस्ट का क्रिएशन करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट एसेंशियल की बात करते हैं। तो हमारा थर्ड है लॉफुल पर्पस। अब हम किसी ट्रस्ट का क्रिएशन इसलिए नहीं करेंगे कि हमको उससे क्या करना है, कोई अनलॉफुल पर्पस करना है। अनलॉफुल पर्पस नहीं होना चाहिए। जो पर्पस है किसी ट्रस्ट का वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। अब लॉफुल क्या होता है, सबसे पहली बात, जो भी किसी लॉ के अगेंस्ट ना जाता हो, ऐसे पर्पस के लिए हमको ट्रस्ट का क्रिएशन करना है। द ट्रस्ट मस्ट बी क्रिएटेड फॉर द लॉफुल पर्पस एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 4। ये है जो सेक्शन 4 के अंडर कवर होता है। अ ट्रस्ट इज कंसिडर्ड अनलॉफुल अगर उसका पर्पस जो है प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, मतलब किसी भी लॉ के द्वारा वो प्रोहिबिट किया गया है। डिफीट्स द पर्पस ऑफ एनी लॉ, या कोई पर्पस मतलब किसी लॉ का कोई जो पर्पस है उसको अगर डिफीट कर रहा है तो वो भी क्या माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा। उसके बाद फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद कॉज हार्म टू इंडिविजुअल्स और देयर प्रॉपर्टी, मतलब उस क्रिएशन से अगर किसी ट्रस्ट का क्रिएशन कर रहा है या किसी ट्रस्ट का क्रिएशन हो रहा है तो उससे किसी भी इंडिविजुअल को हार्म नहीं होना चाहिए और ना ही उसकी प्रॉपर्टी को या किसी की प्रॉपर्टी को हार्म होना चाहिए, और इज इमोरल और कॉन्ट्ररी टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, इमोरल या कॉन्ट्ररी टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं
फोर्थ कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब ऑथर आ गया, उसका इंटेंशन भी आ गया, लॉफुल पर्पस भी हो गया, लेकिन उसके लिए प्रॉपर्टी भी तो होनी चाहिए कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको हमको ट्रस्ट बनाना है। तो जो सब्जेक्ट मैटर है उसका भी प्रेजेंस होना चाहिए। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रस्ट नोन एज द ट्रस्ट प्रॉपर्टी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि भाई इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। द प्रॉपर्टी कैन बी आइदर मूवेबल और इमूवेबल। देखिए जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, बट इट मस्ट बी ट्रांसफरेबल अंडर लॉ। A trust cannot be created for an interest that is not legally transferable. According to Section 8 of the Act, the trust property must be sufficiently identifiable and described to allow its proper management by the ट्रस्टी। मतलब ये ट्रांसफरेबल होना चाहिए। मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, जब सब्जेक्ट मैटर ट्रस्ट का हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रस्ट है कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर द इंटरेस्ट दैट इज नॉट लीगली ट्रांसफरेबल। और ये जो सेक्शन 8 में है एक्ट के, द ट्रस्ट प्रॉपर्टी मस्ट बी सफिशिएंटली आइडेंटिफिएबल होना चाहिए और डिस्क्राइब होना चाहिए, अलाउ इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट बाय द ट्रस्टी। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिशियरीज। अब क्या क्या बात कर ली हम लोगों ने पीछे, हमने बात कर ली कि भाई सबसे पहले तो ऑथर होना चाहिए ट्रस्ट का। दूसरा क्या होना चाहिए, ऑथर है तो इंटेंशन भी होना चाहिए उसका कि भाई इसको ट्रस्ट का क्रिएशन करना है। उसके बाद में ट्रस्टी भी होना चाहिए, ठीक है। लॉफुल पर्पस होना चाहिए। अब लॉफुल पर्पस भी हो गया, तो इसके पहले क्या बात करी थी हम लोगों ने कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी के बाद में क्या बेनिफिशियरीज, मतलब ट्रस्ट प्रॉपर्टी तो हो गया कि भाई प्रॉपर्टी भी डिफाइंड हो गई कि ये प्रॉपर्टी है जिससे एज अ ट्रस्ट क्रिएशन किया जा रहा है। तो उस ट्रस्ट से जो पैसा आएगा, जो कैपिटल आएगा, जो भी बेनिफिट्स आएंगे, उससे किसका भला करना है, कौन इससे बेनिफिट पाएगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बेनिफिशियरीज भी डिफाइंड होने चाहिए कि ये जो है ये बेनिफिशियरीज होंगे। तो द बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफिएबल। एनी पर्सन कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी कैन बी अ बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरीज कैन इंक्लूड माइनर्स हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती है, कोई भी अनबॉर्न पर्सन भी हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज द रूल अगेंस्ट perpetuity under section 14 of the Transfer of the Property Act 1882 is not violated. Beneficiaries have the right to enforce the terms of the trust and can renounce their interest if they choose. मतलब beneficiaries के भी rights होते हैं, बहुत सारे duties भी हैं उनकी भी liabilities हैं कुछ, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे जब आगे बेनिफिशियरीज के क्या लायबिलिटीज होंगे, क्या राइट्स होते हैं, इन सब की जब बात करेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या मतलब कैसे इंटरेस्ट क्या है, एनफोर्स कैसे करवा सकते हैं टर्म्स ऑफ द ट्रस्ट। तो इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो बेनिफिशियरीज अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि जो भी ट्रस्ट का क्रिएशन होता है तो वो उस ट्रस्ट का क्रिएशन ही इसलिए होता है ताकि क्या हो, बेनिफिशियरीज को उस चीज का बेनिफिट मिल पाए। जो भी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है उससे जो भी बेनिफिट आता है तो किसको मिलेगा, बेनिफिशियरीज को मिलेगा। अगर देखा जाए तो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का जो ट्रस्ट का क्रिएशन होता है वो बेनिफिशियरीज के लिए ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। अब ट्रस्ट का क्रिएशन हो गया है, लेकिन अब ट्रस्टी को क्या करना पड़ेगा, जो ट्रस्टर है उसको इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये देखिए ये है ट्रस्टर की ये है प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इस क्या करना पड़ेगा, जो ट्रस्टी है उसको इस प्रॉपर्टी को किसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो हमारे ट्रस्टी हैं उनको, ट्रस्टर जो ऑथर ऑफ द ट्रस्ट है उनको क्या करना पड़ेगा, ट्रस्टी को ये ट्रांसफर करना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी को, ताकि इससे जो भी बेनिफिट हो, इस प्रॉपर्टी से जो भी कैपिटल जो भी मनी आएगा उससे किसको बेनिफिट करवा पाएंगे हम, ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनका, ठीक है। अ ट्रस्ट टू बी वैलिड द ट्रस्ट प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल टू द ट्रस्टी। The trustor must relinquish ownership or control over the property and transfer it to the trustee, who then holds it for the benefit of the beneficiaries. The transfer can be done through a non-testamentary instrument, a document that is not a will for immovable property, or through actual transfer or the movable property. मुझे लगता है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो कौन सा है, ट्रस्ट डीड होना चाहिए। ट्रस्ट डीड क्या होता है, अ ट्रस्ट डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट एस्टैब्लिशेस द ट्रस्ट। ये क्या एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि एस्टैब्लिश करता है ट्रस्ट का।
वाइल इट इज नॉन मैंडेटरी, ये क्या है, मैंडेटरी। तो जो ट्रस्ट डीड है ये क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि स्टैब्लिश करता है ट्रस्ट। वाइल इट इज नॉन मैंडेटरी टू क्रिएट अ ट्रस्ट इन राइटिंग एक्सेप्ट फॉर द ट्रस्ट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अ ट्रस्ट डीड हेल्प्स इंश्योर दैट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ट्रस्ट आर क्लियरली एंड लीगली एनफोर्सिएबल। इसमें ट्रस्ट डीड में क्या है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे मैनेज करना है, यहाँ से जो भी कैपिटल आएगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बेनिफिशियरीज में, सारी चीजें जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो ट्रस्ट डीड्स में लिखा होता है प्रॉपर। उसी के हिसाब से ट्रस्टर जो ट्रस्टी है उसको क्या करना पड़ता है, उस चीज को मैनेज करना होता है। ठीक है, उसके बाद में इट इज एसेंशियल दैट द डीड कंटेंट्स डिटेल्स अबाउट द ट्रस्टर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरीज, ट्रस्ट प्रॉपर्टी एंड पर्पस ऑफ द ट्रस्ट। ये सारी चीजें ट्रस्ट डीड में क्या होती है, मेंशन होती है। नेक्स्ट यहां से हम लोग बात करने वाले हमारे पार्ट 2 जो लेक्चर आएगा उसमें कि भाई क्रिएशन क्या प्रोसेस क्या है क्रिएटिंग अ ट्रस्ट। तो हम लोग मिलेंगे इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आते हैं तो आप आपके फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।